डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमए सेकेंड सेमेस्टर ओशनोग्राफी पेपर 7th के अंतर्गत थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर एस के दास प्रोफेसर हूँ वैशाली नगर महाविद्यालय में, और मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भाग 1 में आपने देखा हमारे इस वीडियो में, आशा है आपको अच्छा लगा होगा, समुद्री धाराओं के संबंध में, सरफेस करंट के संबंध में। और मैंने जैसा कहा कि जब मैं कोई वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार करता हूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत सारे होता है, उसमें कंपटीशन भी, नेट भी, सेट भी, उसी पर्सपेक्टिव से इसे देखना है। एकेडमिक्स के लिए तो आवश्यक है ही, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार तो ये है ही। तो आज हम शुरू करते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन को। देखिए, थर्मोहेलाइन जैसा कि सबसे इसको कन्वेयर बेल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं, या द ग्रेट कन्वेयर बेल्ट करंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसको जब आप देखें तो इस नक्शे में आप देखेंगे कि इसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड का यह जो करंट है वह ओशंस को घेरे हुए है। आप देखेंगे कि इसका ओरिजिन जो है अटलांटिक ओशन में होता है, और यहाँ से होने के बाद यह आता है सादर्न ओशन में, साउथ अटलांटिक ओशन होते हुए यह पूरा सरकम पैसिफिक पोलर करंट के रूप में वेस्टर्लीज के इफेक्ट में प्रभावित होता हुआ यह पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है। और इसका एक करंट जो है वह पश्चिम की ओर चला जाता है, और अप डाउन वेलिंग करंट के रूप में जो चलता है वह अप वेलिंग करंट के रूप में यहाँ से चलने लगता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जब यह करंट यहाँ से अप वेलिंग करंट बनता है, जब यह सादर्न हेमस्फेयर का करंट है, यह पुनः दक्षिण में आकर 2 भागों में बढ़ जाता है। जैसे आपको मैंने बताया कि एक भाग जो है वह कहाँ चला जाता है, एक वेस्टर्न पैसिफिक में और दूसरा इंडियन ओशन में चला जाता है, और पुनः यहाँ से सर्कुलेट करता है। तो इसको आगे हम समझेंगे इन चीज़ों को। अभी हम इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझ लें कि ये कंसेप्ट, ये जो करंट, ओशन करंट्स हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। पार्ट 1 में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, आपको रिकॉल कर लेते हैं हम इसको। तो रिकॉल करने के क्रम में हम समझ जाएंगे कि जो अभी तक पार्ट 1 में हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है हमने। तो देखें इसको। तो पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था सरफेस करंट में, उसको आगे थोड़ा रिकॉल करते हैं कि सी या ओशंस जो हैं क्या हैं, ये डायनेमिक इकोसिस्टम है, यह एक गत्यात्मक इकोसिस्टम है, यह गतिशीलता इसमें है। और ये करंट की यूटिलिटी बहुत है, हमारे जीवन में इसका बहुत ही उपयोग है। एक खास करके एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यदि हम जाएं तो करंट के बारे में, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आप लोग जानते होंगे। ये अमेरिकन पोस्ट मास्टर थे। इन्होंने जब ये पोस्ट जितने भी पोस्टेज होते थे, इनके कलेक्शंस होते थे, उनको यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजा करते थे। तो 1769 की बात है कि जब ये ट्रांसपोर्ट कर रहे थे पोस्टल पैकेजेस को फ्रॉम अमेरिकन कंट्रीज़ टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, तो इन्होंने यह देखा इसमें कि डिले हो रहा है। यहाँ से जो नॉर्थ अमेरिका से जो यूरोप के लिए जो पोस्ट जाता है जहाज़ से, वह फास्टर रहता है, लेकिन जो मेल बोट लेके जाती है वो फास्टर रहता है, उसका टाइम स्पेंड कम लगता है। लेकिन जब वहाँ यूरोप से वो नॉर्थ अमेरिका के लिए जब यह आता है बोट से अटलांटिक ओशन के थ्रू, तो उसमें कुछ सप्ताह ज़्यादा का समय लग जाता है। तो वो परेशान थे, उन्होंने इसका स्टडी करना चाहा। तो 1 साल तक वो भाई स्टडी किए, खुद से सेलिंग किया, और वो नॉर्थ अमेरिका से नॉर्थ अटलांटिक होते हुए वह यूरोपियन कंट्रीज़ में आए। तो यहाँ पे आए, और जब वापस आए तो उन्होंने स्टडी किया कि जो करंट है, यह जो ओशन करंट है, यह हमको ये डायरेक्शन जो है, जब यह नॉर्थ अमेरिका से वेस्टर्न यूरोप में आते हैं तो वह डायरेक्शन उनको हेल्प करता है, इसलिए वो जल्दी पहुंचते हैं। लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण पहुंचने में समय लगता है।
तो इसके आधार पर फ्रैंकलिन ने फिगर आउट किया कि क्यों डिले का कारण क्या है। इस तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह डिस्कवर किया कि ये डिले का कारण जो है ओशन करेंट है। तो इस तरह से ये ओशन करेंट्स जो हैं, जो अंडर करेंट्स चलते हैं या सरफेस करंट चलते हैं, ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित करते हैं, हमारे फीडिंग को, फूडर हैबिट्स को करते हैं, जो एडॉप्टेशन होता है फ्लोरा एंड फौना में उसको प्रभावित करते हैं। इन सारे चीज़ों से यह ओशन करंट प्रभावित होता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बाद आगे देखें तो ये ओशन करेंट्स जो हैं वह किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं। तो देखिए, ये इस फिगर में आपको दिखाने की दिखाया गया है कि यह जो है यह कन्वेयर बेल्ट जो कहा जाता है, किस तरह से ये ओशन करंट आता है। ये ब्लू कलर से जो दिखाया गया है यह इस तरह से आता है। ये देखिए, ग्रीनलैंड के साउथ से शुरू होके नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट से लेब्राडोर करंट के पास से शुरू होता है और यह धीरे धीरे बढ़ते हुए इस तरह से डाउन वेलिंग होते हुए आता है और पूरे सादर्न अटलांटिक ओशन में होते हुए यह इस तरह से आकर और पुनः अपवेलिंग होता है इसका पैसिफिक में, और दूसरा अपवेलिंग जो होता है यह दो पार्ट में बढ़ता है, जिससे मैंने पूरे पिछले में बताया। और यहाँ से पुनः ये जब रिवर्स होता है तो अपवेलिंग करंट सरफेस करंट टेम्परेचर बढ़ने का रिवर्स होकर यहाँ पे दोनों मिलते हैं और पुनः ये सिस्टम चलता है और यहाँ अपवेलिंग से न्यू सरफेस करंट के रूप में चलता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। तो ये पूरा बेल्ट है जो थर्मोहेलाइन करंट कहलाता है। अब हम सबसे पहले समझें कि थर्मोहेलाइन करंट का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह क्यों इन सर्टेन एरिया में ही चलता है। बहुत सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को देखें और दिमाग में रखें। इसके आगे हम एक इंट्रोडक्टरी और बता दें कि आप देखें, हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं कि थर्मोहेलाइन शब्द का शाब्दिक अर्थ एवं परिभाषा लिखें। थर्मोहेलाइन किस प्रकार की सागरीय जलधारा है। थर्मोहेलाइन सागरीय जलधारा के उत्पत्ति की चक्रीय प्रक्रिया क्या है। थर्मोहेलाइन सागरीय जलधारा की विशेषताओं का वर्णन करें। जलधारा का विस्तार किन किन महासागरों में है इसका वर्णन करें। थर्मोहेलाइन जलधारा का महत्व क्या है, यूरोप एवं अमेरिकी महाद्वीप के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है कि इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन करें, आदि आदि ये प्रश्न हमने बनाए हैं। तो ये सारे प्रश्न के जवाब हमारे इस लेक्चर में आपको मिलेंगे। तो अब सबसे पहले थर्मोहेलाइन का शाब्दिक अर्थ क्या है इसको समझें। तो थर्मोहेलाइन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये सामान्य परिचय, इसका योजना हमारे पढ़ाने का है। आपको इस वीडियो लेक्चर में सामान्य परिचय होगा, थर्मोहेलाइन की उत्पत्ति होगी, थर्मोहेलाइन जलधारा की विशेषताएं होंगी और थर्मोहेलाइन का महत्व होगा। इस तरह से सारे क्वेश्चंस इसमें कवर होंगे। तो हम सभी जानते हैं कि धाराएं दो प्रकार की होती हैं। एक को हम सतही सरफेस करंट कहते हैं, जो भाग 1 में आपको मैंने वीडियो लेक्चर के माध्यम से दिया है, और दूसरा गहरे सागरीय धाराएं होते हैं। तो जो ये गहरे सागरीय धाराएं होती हैं इनको ही हम डीप ओशन करेंट्स को ही थर्मोहेलाइन करंट के नाम से जानते हैं। इसको या कन्वेयर करंट या द ग्रेट कन्वेयर बेल्ट करंट के नाम से जानते हैं। ये एक्सकेलेटर आप लोग चढ़ते हैं ना रेलवे स्टेशन पे या हवाई जहाज़ के जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे, तो एस्केलेटर्स कैसे चलते हैं चेन सिस्टम में, या कन्वेयर बेल्ट्स जो होते हैं जो बीएसपी प्लांट्स में चलते रहते हैं, कोयला या डोलोमाइट्स या मैगजीन ओर्स लेके जाते रहते हैं, ये उसी कंटिन्यूअस प्रोसेस में चक्रीय प्रक्रिया है थर्मोहेलाइन, उसी तरह का, इसलिए इसका नाम दूसरा द ग्रेट कन्वेयर बेल्ट भी है। और ये डीप ओशन करंट है। इनका फ्लो जो है वह हॉरिजेंटल होता है, बहुत ही स्लो होता है और ये लगभग 400 मीटर की गहराई में सागर के अंदर चलते हैं। तो इस तरह से हम पहले धाराओं के बारे में समझ लें कि दो तरह के धाराएं होते हैं, एक को सतही धारा कहते हैं, दूसरे को गहरे सागरीय धारा कहते हैं, और यह गहरे सागरीय धारा ही थर्मोहेलाइन करंट के नाम से जानता है। थर्मो और हेलाइन दो शब्दों के योग से थर्मोहेलाइन बना है। थर्मो का मतलब होता है ताप, उष्मा मतलब तापमान, और हेलाइन का मतलब होता है लवणता, सैलिनिटी। अर्थात थर्मोहेलाइन करंट के उत्पत्ति के जो फैक्टर हैं वह तो उत्पन्न होता है डिफरेंशियल डेंसिटी के कारण, घनत्व में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन घनत्व को प्रभावित करने के जो दो फैक्टर हैं, एक थर्मो है तो तापमान है, दूसरा सैलिनिटी है, लवणता है। अर्थात तापमान और लवणता से प्रभावित होकर जब जल के घनत्व में परिवर्तन होता है और जल का घनत्व अधिक हो जाता है
तो थर्मोहेलाइन करंट की उत्पत्ति होती है, जो गहरे सागरीय करंट के रूप में सागर के 400 मीटर नीचे औसत बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें और हम बहुत सारी बात आपको बताएंगे कि गहरे सागरीय धारा थर्मोहेलाइन के 3 फेजेज हैं प्रवाह के डीपनेस के अनुसार, जिसको मैं अभी बताऊंगा। अभी मैं आपको अर्थ और परिभाषा बता रहा हूँ। तो ये तीनों ये चलते हैं और इस तरह से गहरे सागरीय धारा को ही थर्मोहेलाइन कहते हैं। अब देखिए, जो धाराएं होती हैं, चाहे सतही धारा हो, चाहे डीप ओशन करंट या थर्मोहेलाइन हो, ये 3 रूपों में पूरे सागरीय क्षेत्र में, ओशनिक क्षेत्र में पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और सादर्न ओशन और आर्कटिक ओशन में प्रवाहित होती हैं। एक तो इक्वेटोरियल करंट के रूप में प्रवाहित होती है, दूसरी बाउंड्री करंट के रूप में प्रवाहित होती है और तीसरी सरकम पोलर करंट के रूप में प्रवाहित होती है। और ये 3 धाराओं के प्रकार हैं और इन्हीं, चाहे वह सतही धारा हो चाहे गहरे सागरीय धारा हैं, ये प्रवाह तीनों करंट के रूप में होती हैं। और दूसरी बात है इन धाराओं के बारे में, क्योंकि इसलिए बताने का उद्देश्य इसका यह है कि थर्मोहेलाइन करंट का आंसर तो बहुत छोटा होगा, लेकिन यदि विस्तृत क्वेश्चन पूछा जाए धारा किसे कहते हैं, इससे कितने प्रकार होते हैं, धाराओं को किन किन नामों से जाना जाता है, यदि नेट सेट में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी और पीएससी के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए लगे हाथ इसको मैंने चाहे इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड करके आपको बता दूँ, ताकि आपका इंटरेस्ट उस तरफ भी बना रहे। तो इसके बाद जैसे मैंने कहा कि ये 3 प्रकार की धाराएं होती हैं, चाहे सतही धारा हो, चाहे गहरे सागरीय धारा हो या थर्मोहेलाइन धारा हो। ये इक्वेटोरियल करंट के रूप में, बाउंड्री करंट के रूप में और सरकम पोलर करंट के रूप में प्रवाहित होती हैं। अब इन धाराओं का जो नामकरण किया गया है वो विभिन्न विशिष्टताओं को ध्यान में रख कर के किया गया है। जितनी भी धाराएं हैं, ये सारी के धारे 3 उपरोक्त जो बताया गया है इस धाराएं, तो ऐसे ज्वारीय धाराएं जिसमें कंट्रीब्यूशन टाइड्स का अधिक इसके इम्पोर्टेंस में, इसकी इंटेंसिटी में, इसकी गत्यात्मकता में रहती है, उसको हम ज्वारीय धारा कहते हैं। घनत्व धारा जिसमें डेंसिटी के कारण प्रभावित होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि लेसर डेंसिटी होता है तो सरफेस करंट है और ग्रेटर डेंसिटी है तो वह डीप ओशन करंट है, जिसको थर्मोहेलाइन करंट कहते हैं। तो घनत्व के कारण भी धारा का, और इस घनत्व में भी एक माइक्रो क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको बताया, मैप में बताऊंगा मैं आपको। वह मैप नासा का है, उसके साइट से मैं मैप लिया हूँ वो, तो मैं वो मैप रिकमेंड किया हूँ और इस स्लाइड में मैं डाला हूँ, उस स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। उसके बाद गायर सर्कुलेशन कहते हैं, जैसे गायर सर्कुलेशन मैंने बताया कि ये सर्कुलर करंट हैं, भाग 1 में बता चुका हूँ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सादर्न हेमिस्फीयर में, या एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात गायर जो है एक चक्रीय धारा है। उसी तरह गायर करंट के नाम से। उसके बाद रीप करंट, ये सी बीच पर चलने वाले, देखिए ये डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ नेट के लिए, सेट के लिए भी है और छोटे आंसर्स के लिए। रीप करंट जो सी बीच पर करंट्स धाराएं आती हैं उसको रीप के नाम से जानते हैं। उसके बाद और जो धाराएं हैं जियोट्रॉपिक करंट कहते हैं उसको। ये जो कंट्रोल किए जाते हैं ये प्रेशर ग्रेडियंट्स के द्वारा, जो दबाव के ग्रेडियंट्स होते हैं उसके द्वारा, और कार्योलिस डिफेक्शन से, कार्योलिस बल के डिफेक्शन से, अपवहन से होते हैं। तो जो धाराएं नेट के लिए है, जो धाराएं जियोट्रॉपिक करंट उस धारा को कहते हैं जो प्रेशर ग्रेडियंट और कार्योलिस अपवहन के प्रभावित होते हैं। वैसे समुद्री धाराओं को जियोट्रॉपिक करंट कहते हैं। गायर को कहते हैं, वह गायर वह धारा है जो सर्कुलर करंट होता है, जो उत्तरी हेमिस्फीयर में दाहिनी तरफ क्लॉकवाइज और दक्षिणी हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होते हैं। रीप करंट जो है वह सागरीय तट पर चलने वाली करंट है। टाइडल करंट्स इसके अलावा, और घनत्व करंट के अंतर्गत गहरे सागर में अधिक घनत्व के करंट और सतही धारा में कम घनत्व के करंट्स प्रवाहित होते हैं। इस तरह से और बहुत सारे इसके प्रकार हैं, तो इसका भी अध्ययन हमको करना चाहिए। अब हम चलें कि जैसा कि आपको बताया मैंने कि धारा की उत्पत्ति कैसे होती है इससे थर्मोहेलाइन की, तो मैंने बताया लवणता और तापमान में भिन्नता के कारण। पहले लेक्चर में मैंने बहुत सारी बातें की थी आपसे। ठीक, तो गहरे सागरीय धारा या थर्मोहेलाइन घनत्व से प्रभावित होकर प्रवाहित, यदि नेट में क्वेश्चन आए तो किससे प्रभावित होता है?
तो घनत्व से प्रभावित होता है। और घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन फैक्टर हैं? तो 2 फैक्टर हैं, वह तापमान और लवणता, इसीलिए इसका नाम थर्मोहेलाइन रखा गया है। तो इसको याद रखना आप। अब यह उत्पत्ति, इसके समझिए कि इसकी उत्पत्ति किस तरह से और कहाँ से प्रारंभ होती है। वस्तुतः यह गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो प्रवाहित होती है, उस गल्फ स्ट्रीम जलधारा का जो सुदूर उत्तरी किनारा है, अब इस मैप में आपको दिखेगा, देखिए ये जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है इसका सुदूर उत्तरी किनारा है, ये देखिए ये गर्म गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, इसका सुदूर उत्तरी किनारा है, अर्थात नॉर्वे, ग्रीनलैंड और आइसलैंड, यह वाला भाग जो है उत्तरी प्रवाह वाला जो क्षेत्र है आंध्र महासागर का, यहाँ पर जब यह अप सरफेस करंट के रूप में गल्फ स्ट्रीम पहुँचती है और एकाएक यहाँ पहुँचने के बाद इस धारा के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर इसके तापमान है, इसको तो हीट पंप गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है, हीट पंप ऑफ यूरोपियन कंट्री और नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है। यदि गल्फ स्ट्रीम नहीं हो तो बहुत सारी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेज यहाँ होंगे और लाइफ मुश्किल हो जाएगा, इसलिए गल्फ स्ट्रीम लाइफ लाइन है यूरोपियन अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, याद रखना है। तो गल्फ स्ट्रीम जब यह बहती है और यह उत्तरी आंध्र महासागर की धारा के रूप में आती है, तो यहाँ पर यह एकाएक डिफरेंशियल डेंसिटी का प्रभाव इस पर होता है और यहाँ से इसका डाउन वेलिंग होता है। अब ये क्यों होता है इसको हम समझेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में आप इसको समझेंगे कि क्या होता है कि सागर के जल के प्रवाह पर आप जानते हैं सतही धारा के प्रवाह पर पवन के वेग का सर्वाधिक प्रभाव होता है और गहरे सागरीय पर घनत्व का, थर्मोहेलाइन पर घनत्व का, और जो जल प्रवाह होता है सरफेस करंट पे उस पर सूर्य का भी के टेम्परेचर का प्रभाव होता है, लवणता का प्रभाव होता है, सागर के बॉटम का जो कंपोजिशन है उसका प्रभाव होता है, कॉरियोलिस इफेक्ट का प्रभाव होता है, आप जानते हैं। उसी तरह से गहरे सागरीय जल के घनत्व का जो थर्मोहेलाइन है उस पर घनत्व का प्रभाव होता है। लेकिन जब यह धारा गल्फ स्ट्रीम की धारा आंध्र महासागर में अमेरिका के पूर्वी किनारे पर पहुंचती है, दक्षिण में ग्रीनलैंड के और उत्तरी आंध्र महासागरीय प्रवाह के रूप में प्रभावित होती है, तो सुदूर उत्तरी क्षेत्र में एकाएक गल्फ स्ट्रीम की जलधारा का तापमान कम हो जाता है और ठंडी हवाओं क्यों होता है? क्योंकि पोलर विंड, सब पोलर विंड्स वहाँ पे चलते हैं जो पोल अलास्का से, साइबेरिया से और आइसलैंड और नॉर्वे, स्वीडन के उत्तर से आते हैं और ये पोलर विंड क्या करते हैं कि जो सरफेस करंट है उसके हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इवेपोरेशन वहाँ पर होता है, और इवेपोरेशन होने और जो गल्फ स्ट्रीम धारा इधर से जाती है उसके कारण, एक बात और बता दें आपको जानकारी के लिए और नेट सेट के लिए भी, इसी कारण से इस गल्फ स्ट्रीम जलधारा के कारण आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे इन क्षेत्रों में साल, जबकि यह पोलर रीजन में, सब पोलर रीजन में, लेकिन यहाँ पर कभी भी बर्फ नहीं साल भर जमता, कारण है गल्फ स्ट्रीम करंट। तो 2 फैक्टर्स होते हैं कि वहाँ आइसबर्ग मेल्टिंग होता है, दूसरा जो सरफेस करंट गल्फ स्ट्रीम की प्रवाहित हो रही है उसका लेटेंट हीट का ह्रास होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इवेपोरेशन होता है और दूसरा आइस मेल्टिंग होता है और तीसरा ठंडी हवा होती है। तो तीनों फैक्टर से सैलिनिटी वहाँ पर बढ़ जाती है सुदूर उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी आंध्र महासागर के गल्फ स्ट्रीम जलधारा का, गर्म जलधारा का, और वहाँ पर इस गल्फ स्ट्रीम जलधारा एकाएक ठंडी होने के प्रभाव के कारण, वाष्पीकरण के कारण और लवणता में वृद्धि के कारण, तापमान में कमी के कारण क्या होता है कि उत्तरी आंध्र महासागर में सतही जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है वह एकाएक डिफरेंशियल डेंसिटी से प्रभावित हो जाता है और वहाँ पर जल घनत्व में वृद्धि हो जाती है और ठंडी हो जाती है और गहरी सागरीय जलधारा के रूप में, डाउन वेलिंग करंट के रूप में वह वहाँ पर प्रवाहित होने लगती है। तो इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा हुआ? सुदूर उत्तरी आंध्र महासागर का गल्फ स्ट्रीम का टिप, जहाँ पर आइस और ग्रीनलैंड का दक्षिणी भाग, इस मैप में आप देखिए यह वाला क्षेत्र इसका ओरिजिन का क्षेत्र हुआ। यह वाला जो क्षेत्र है यह ओरिजिन का क्षेत्र है। यहाँ स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, उत्तरी पूर्वी उत्तरी आंध्र महासागर का जो है सुदूर और गल्फ स्ट्रीम का टिप, यहाँ से यह डाउन वेलिंग शुरू होता है। इस तरह से यह धारा दक्षिणी आंध्र महासागर होते हुए
सर्कम पैसिफिक बेल्ट के रूप में प्रवाहित होता है। तो यह करंट का यह महत्व इसमें है। अब देखिए कि ठंडी जलधारा के रूप में प्रवाहित हुई, मानचित्र में दिखाया जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र से प्रारंभ होकर दक्षिणी महासागर होते हुए यह जो है दक्षिणी अंध महासागर होते हुए और अपने प्रवाह को लेती है। यहाँ पर यह धारा उत्तर की दक्षिण को मुड़कर पुनः जब यह दक्षिणी महासागर के रूप में, देखिए यहाँ पर फिर देखिए ये डायरेक्शन किधर हो गया इसका, पश्चिम से पूरब डायरेक्शन में यह प्रभावित हो रहा है, पश्चिम से पूरब डायरेक्शन की ओर यह प्रवाहित हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्यों है ऐसा, आपको अब याद कीजिए जो मैंने कंसेप्ट दिया था कि यहाँ पर पहली बात है कि यहाँ पर जो है स्थलखंड कम है, दूसरी बात है पछुआ प्रवाह है, इसको वेस्टर्न ड्रिफ्ट के नाम से भी जानते हैं और इसको सरकम पोलर पैसिफिक प्रवाह के नाम सरकम पोलर अंटार्कटिक प्रवाह के नाम से भी जानते हैं, या अंटार्कटिक ओशन करंट के भी नाम से जानते हैं, पछुआ प्रवाह के नाम से भी, बहुत सारे नाम हैं इसके। क्यों होता है, यहाँ पर सभी धाराएं, चाहे वह सरफेस करंट हो अब या वह थर्मोहेलाइन करंट हो, सभी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। पहला कॉरियोलिस इफेक्ट और दूसरा हवाओं में स्थलखंडों के अभाव के कारण हवा में कोई रोक टोक नहीं होता और यह यहाँ से सीधे प्रवाहित होती रहती हैं। तो इस तरह से यह करंट, लेकिन ज्यों ही वह सरकम पैसिफिक पोलर करंट के रूप में या बाईं ओर मुड़ जाती हैं तथा अंटार्कटिका महाद्वीप को अपने प्रवाह में लेते हुए यहाँ से प्रवाहित होती हैं, तो क्या होता है वह मैं बताता हूँ। जब यहाँ से प्रवाहित होती हैं तो यहाँ पर आकर यह दो भागों में बट जाती हैं, एक भाग इधर चला गया, एक भाग इधर चला गया और दूसरा भाग कहाँ चला गया, दूसरा भाग जो है इस तरफ आ गया पैसिफिक ओशन की और पश्चिमी भाग ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम होते हुए इधर चला गया, दक्षिण से होता हुआ इधर चला गया और दूसरा भाग चला गया कहाँ, मेडागास्कर के तट से होते हुए हिंद महासागर में आया, भारत के दक्षिण क्षेत्र में आया और ज्यों ही यह ट्रॉपिकल एरिया इक्वेटोरियल क्षेत्र में आता है, यह करंट ज्यों ही इक्वेटोरियल क्षेत्र में आता है तो इस करंट में इक्वेटोरियल क्षेत्र में आने के कारण क्या होता है कि इस करंट का अपवेलिंग शुरू होता है। अब इसमें देखिए यहाँ अपवेलिंग यहाँ पर शुरू हो गया यह करंट का, और अपवेलिंग होने के बाद यह करंट पुनः स्थलीय खंडों से प्रभावित होता है, हवा से प्रभावित होता है, मानसूनी हवाओं से आदि आदि से, और प्रभावित होकर यह करंट पुनः यहाँ से मुड़ता है। और इस चित्र में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है, ये देखिए जब यह करंट यहाँ आई, ये आई ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में आई तो यहाँ से पुनः मुड़ने के बाद यह करंट जो है पुनः आती है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम से होते हुए अपवेलिंग सरफेस करंट के रूप में प्रवाहित होती है और प्रवाहित होने के बाद पुनः एक जो हिंद महासागर से अपवेलिंग करंट के रूप में आती है, वो दोनों करंट मिल जाते हैं पुनः आके अंटार्कटिका के दक्षिणी हिस्से में और वहाँ से पुनः यह सरफेस करंट के रूप में प्रवाहित होती हैं। और सरफेस करंट के रूप में प्रवाहित होने की स्थिति में यह क्या करती हैं, पुनः गर्म रहती हैं और जो है यह इस तरह से ऊपर की ओर प्रवाहित होते हुए आती हैं और यह कंटिन्यू चेन इसका बना रहता है ठंडे और गर्म जलधारा के रूप में। तो इस तरह से थर्मोनाइन धारा की समाप्ति लगभग जो 1000 साल का समय है वह एक चक्र पूरा करने में इस जलधारा का लगता है। इस धारा की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि यह जलधारा जो है यह प्रभावित होती है तो लेकिन गहरे सागरीय धाराओं में भी यह 3 रूपों में प्रभावित होती है। एक तो स्वालो छिछला गहरे सागरीय धारा है जो 600 मीटर जो है वाइट कलर से जो इसमें दिखाया गया है, यह छिछले सागरीय गहरे सागरीय धारा हैं। ये वाइट कलर में दिखाया गया है, देखेंगे ये छिछले हैं और ये जो है इनकी गहराई जो है, ये नासा का फिगर है, 600 मीटर गहराई से ये प्रभावित होती हैं। मैंने बताया 400 मीटर में इसका उदय होता है, 600 मीटर से गहराई में प्रभावित होती हैं। और उसके बाद जो मिडिल वाला है यह ब्लू कलर से दिखाया गया है, मिडिल गहराई वाला जो है यह धारा ब्लू कलर से दिखाया गया है। यह धारा जो है
ये देखिए ब्लू वाला है, यह धारा जो है 1875 से 2500 मीटर की गहराई में थर्मोहेलाइन करंट के रूप में प्रवाहित होती हैं। और तीसरा जो है वह डीप कलर में है, वह जो है पिंक कलर वाला जलधारा है। यह देखिए ये सारे जो पिंक कलर वाले हैं गहरे सागरीय जलधारा के रूप में प्रवाहित होते हैं, ये 4000 मीटर की गहराई में। इस तरह से थर्मोहेलाइन का भी जो प्रवाह क्षेत्र है वह, पहली बात इसमें याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति 400 मीटर की गहराई में होती है। दूसरी बात इसमें याद रखना है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी गहराई भी इन धाराओं की अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। यह स्वॉलो थर्मोहेलाइन करंट 0 मीटर से 400 मीटर से 600 मीटर गहरा है। दूसरा जो है मध्यम गहराई का थर्मोहेलाइन करंट है, यह 1875 मीटर से 2500 मीटर गहरा है। और तीसरा जो है 3000 से 4000 मीटर गहराई में यह प्रवाहित होता है। तो इस तरह से ये थर्मोहेलाइन करेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इन थर्मोहेलाइन करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, उत्पत्ति के बाद, हम समझें कि इन थर्मोहेलाइन करंट की जो बाकी विशेषताएं हैं वह किस तरह से हैं। तो जब थर्मोहेलाइन करंट की बाकी विशेषताओं को हम देखें तो इसमें लगता है कि यह धारा जो है यह यूरोप के लिए महत्वपूर्ण है। यूरोप जो है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह धारा। यदि यह धारा यूरोप में इसमें कोई परिवर्तन आता है तो क्या होगा कि वहाँ के क्लाइमेट कंडीशंस बदल जाएंगे। तो जो डायनेमिक इकोसिस्टम ओशंस का है उस पर प्रभाव होगा, नेविएशन पर प्रभाव होगा। वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे जब प्रभाव होगा तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है आसपास के एरिया का, वो भी प्रभावित होगा। स्नो मेल्टिंग नहीं होगा, स्नो का जमाव होगा, तो टेम्परेचर्स वेरिएशंस होंगे। तो इस बहुत सारे इसके प्रभाव हैं और इसके महत्व को टाला नहीं जा सकता है। इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है यूरोपियन लोगों के लिए और इकोसिस्टम के लिए थर्मोहेलाइन का। तो थर्मोहेलाइन इस तरह से एक महत्वपूर्ण गहरे सागरीय धारा है जिसके बिना सागर का डायनेमिक इकोसिस्टम इंटैक्ट नहीं रह सकता है। अब मैं आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा और इस लेक्चर के आधार पर अपनी फर्दर तैयारी करें और नोट्स बनाएं और पढ़ें।